बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं और लोगों के दरमियान झगड़ों और तनाज़ात का बगौर मुशाहिदा करें तो महसूस होगा कि तमाम बातों की वजह फ़कत एक गलत फहमी है। गलत फहमी ही दरअसल दूरियों और ताल्लुकात के ख़ात्मे का सबब बनती है। ख़ुद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ कहा था मगर दूसरे फ़र्द ने कुछ और सुना या आपकी बात का कुछ और मतलब निकाल लिया, बस फिर दिल ख़राब हो गया और झगड़े का आगाज़ हो गया। कदूरत हो या गलत फहमी, दो लोगों के बीच बदतरीन सूरत हाल पैदा कर देती है। यही दिलों में फ़र्क पैदा करती है और फिर जिन गलतियों को हमने सह लिया होता है ये नज़रअंदाज कर दिया होता है, वही सोच सोच कर हम पेचो ताप खाने लगते हैं। अच्छे भले लफ्ज़ों के कुछ से कुछ मतलब निकाले जाने लगते हैं। हंस कर कहकर ख़त्म होने वाली बातों की असरनो तशरीह की जाती है और फिर शिकवे शिकायत का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जन्म लेता है। अगर एक फरीक गड़े मुर्दे उखाड़ता है तो फिर रद्द-ए-अमल में दूसरा भी गुजर जाने वाली पुरानी बातों के ताने देने लगता है। आज की हकीकत कुछ ऐसे ही किरदारों पर मबनी है जो गलत फहमी का शिकार हुए और अपना हंसता बसता घर उजाड़ बैठे। चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। क्या सोच रहे हो भाई? सोच रहा हूँ कि हमारी माँ का कातिल बरी होकर आ गया है, अब उसका क्या किया जाए। मुझे तो वो दिन अभी भी नहीं भूलता जिस दिन मैंने अपने हाथों से अपनी माँ को कब्र के हवाले किया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर अदालत ने उसे बरी कैसे कर दिया है, उसे फांसी क्यों नहीं दी। भाई तुम्हें तो पता है हमारी अदालतों का निज़ाम, यहाँ इंसाफ कैसे मिलता है। और गरीब आदमी को तो वकीलों की फीसें ही मार देती हैं और वकील बेचारा केस ही छोड़ देता है। आखिर हमें कब तक सब्र करना पड़ेगा, कब तक सब्र करना पड़ेगा कि हम अपनी माँ के कातिल को उसके अंजाम तक पहुँचा पाए। हम पहुँच भी जाए ना, मुझे ये डर है कि कहीं हमें उस पर रहम ही ना आ जाए। रहम तुझे तो आ सकता है छोटे, लेकिन मुझे नहीं। मेरी माँ की रूह तड़पती होगी कि कब उसके कातिल को उस तक पहुंचाऊं। मैं तो चाहता हूँ उसको ऐसी मौत मारी जाए कि उसकी जान भी ना निकले और उसे दर्द भी होता रहे। ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। बस मुझे उससे पहले एक और काम करना है। वो क्या भाई? मुझे उस दुकान की रजिस्ट्री चाहिए जो मेरे छोटे भाई यासिर के नाम है। जो दुकान यासिर भाई के नाम है ना, वो भी हमारे नाम होनी चाहिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उस दुकान की रजिस्ट्री कैसे हासिल की जाए। जब तक हमारी माँ का कातिल हमारा बाप जिंदा है ना, वो कभी ऐसा होने नहीं देगा। वो अपने बेटे यासिर से तो इतना प्यार करता है। जितना प्यार करना है कर ले, लेकिन उस दुकान की रजिस्ट्री तो मैं हासिल करके रहूंगा, चाहे मुझे अपने बाप की लाश से क्यों ना गुजरना पड़े। इस तरह तो हमारी माँ के कत्ल का बदला भी पूरा हो जाएगा और दुकान भी हमारे नाम हो जाएगी। बस तू देखता जा छोटे, आगे आगे क्या होता है। इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अदनान और हाशिर दोनों भाइयों ने मिलकर अपने ही वालिद बशीर अहमद पर अपनी मां के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया, मगर अदालत ने ठोस शवाहिद ना होने की बिना पर बशीर अहमद को बाइज्जत बरी कर दिया, जिस पर अदनान और हाशिर बहुत परेशान थे। अगले दिन हाशिर और अदनान अपने भाई यासिर की दुकान पर पहुंचे। तुम लोग यहाँ? जी हम यहाँ सोच रहे थे अपने भाई की खैर खबर ही ले लें। अदनान, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जो इस जैसे शैतान की बातों में आ गए। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन गलती पे और कौन सही है। आ गया फिर तुम्हारा बाप जेल से रहा होकर। अदनान, बाप है वो तुम्हारा, तमीज से बात करो। अबे चुप! हमारे लिए वो शख्स उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मेरी माँ को कत्ल किया था। और शर्म करो कुछ, बाप पर शक करते हो। तुम लोगों को तो बाप की कदर का एहसास तक नहीं है। बाप के नाम पे धब्बा है वो सिर्फ कातिल है मेरी माँ का। हाँ भाई, बाप तो वो उसी का है और ये भी पता क्यों प्यार करता है इससे। क्यों बताओ जरा। उसने ये दुकान जो इसके नाम कर दी। अच्छा, तो तुम दोनों दुकान के चक्कर में आए हो मेरे पास। ठीक है,
निकाल ले जितने दांत तूने निकालने, इससे पहले कि मैं तेरे होंठों से हंसी छीन लूं। दुकान तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। अच्छा, वाकई जो करना कर लूं। जा कर। भाई रहने दो, फिर से अपने बाप के साथ अदालतों में फिरेगा और सफाइयां देता फिरेगा। अगर एक लफ्ज भी तुमने हमारे बाप के बारे में कहा तो अपना अंजाम देखने तक जिंदा नहीं बचोगे। तो फिर बेहतर है कि तू हमें यहीं मार दे, क्योंकि अपनी माँ के कातिल का बदला तो मैं लेके रहूंगा। देखो देखो डर गया। चलो दफा हो जाओ, जाओ। आज के लिए इतना ही काफी है। देख लूंगा मैं तुम्हें। चलो। खैर है यासिर बेटा, आज दुकान से जल्दी वापस आ गए? जी अब्बू, करनी पड़ी दुकान पर। क्यों, क्या कोई मसला हुआ है? अब्बू हाशिर और अदनान आए थे मेरे पास, मुझसे मेरी दुकान हथियाना चाहते हैं। बहुत हो गए हैं ये लोग। पहले अपनी माँ के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगाया और अब ये हरकतें कर रहे हैं, दुकान हथियाना चाहते हैं। यासिर बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा घर तबाह हो चुका है अब्बू। माँ का किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया और दोनों भाई आपके खिलाफ हो गए। अपने ही बाप पर अपनी माँ के कत्ल का पर्चा करवा दिया और अब मेरी दुकान के पीछे पड़ गए हैं वो। यासिर बेटा तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ऐसा करो कि पुलिस को इतला करो और डराने धमकाने के इल्जाम में इनको गिरफ्तार करवाओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है अब्बू कि मैं बार बार अदालतों के चक्कर लगाता फिरूं, और वैसे भी आपको बरी करवाते करवाते मैं कर्जे में डूब चुका हूं। इनको शर्म करनी चाहिए। पता नहीं क्या हो गया इन दोनों को, किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। अच्छे भले हंसी खुशी मिलकर रह रहे थे हम। एक माँ थी जिसने घर को संभाला हुआ, सब एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाते थे। पता नहीं किस बदबख्त ने मेरी माँ को कत्ल कर दिया। मैंने और तुम्हारी माँ ने 35 साल इकट्ठे गुजारे हैं। हर दुख सुख और हर मौसम में हमने एक दूसरे का साथ दिया है। जिस औलाद को हमने पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही हमारे खिलाफ हो गए। अपनी माँ के कत्ल का झूठा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। कई साल में जेल में रहा। खैर छोड़ो बेटा, तुम जाओ, मुझे कुछ देर आराम करने दो। चले ठीक है अब्बू, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक है, बस जिस्म जरा दर्द कर रहा है। कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है अब्बू, मुझे पता है वैसे आपने आराम नहीं करना। आप कहते हैं तो ठीक है, मैं भी चेंज करके आप आराम कर। हाशिर और अदनान अपने बाप बशीर की रिहाई पर खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने बाप को माँ का कातिल समझते थे और साथ ही साथ अपने भाई यासिर की दुकान पर जाकर यासिर को धमकियां दे रहे थे कि यासिर अपने बाप की हिमायत करना छोड़ दे। हाशिर और अदनान की माँ जमीला का असल कातिल कौन है? हाशिर और अदनान अपने बाप को अपनी माँ का कातिल क्यों समझते थे? क्या बशीर की बेटी हफ्सा बाप को अपनी माँ का कातिल समझती थी? हाशिर और अदनान अपने भाई यासिर से जायदाद हथियाने के लिए क्या करने वाले थे? आप सब देख पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम देख रहे थे कि हाशिर और अदनान ने अपने बाप बशीर के खिलाफ अपनी मां के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया, मगर अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया, जिस पर दोनों भाई सीखपा हो गए और अपने भाई यासिर को अपने वालिद बशीर के खिलाफ भड़काने लग गए। बशीर अहमद अपने बेटों के इस रवैये से बहुत परेशान था, मगर अब देखना यह है कि उनका बाप बेटों के दरमियान ये तलखी और रंजिश कब तक बरकरार रख पाएगा। क्या ये एक दूसरे को समझ पाएंगे और जमीला का असल कातिल कौन था?
अस्सलाम वालेकुम अबू जी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी मेरी बेटी? ठीक तो है ना? अबू क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है ना? सब ठीक है ना? अबू जी, हमारे घर को तो किसी की नजर ही खा गई। भाई ने आप पे झूठा मुकदमा करवा दिया। बस बेटी, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कौन सी गलती हो गई हमसे जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली। अबू, अम्मी की बहुत याद आती है। हाँ मेरी बेटी, पुराने दिन बहुत अच्छे थे, काश कि वो पुराने दिन फिर से वापस आ जाए। यासिर भाई कैसे है? यासिर भाई ठीक है, मगर तुम्हारे दोनों भाइयों को पता नहीं क्या हो गया है, वो उससे लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्या कहते हैं हाशिर और अदनान भाई? बेटा वो उसकी दुकान को हथियाना चाहते हैं। अल्लाह ही उनको हिदायत दे। अच्छा छोड़ो बेटा, रात तुम्हारी माँ मेरी ख्वाब में आई थी। अच्छा अबू, क्या कह रही थी अम्मी? हाँ, वो कह रही थी कि मेरी बेटी हफ्सा को फोन करना कि वो ठीक भी है कि नहीं। वाकई अबू, अम्मी ने मेरा पूछा? जी बेटा। पता है अबू, मैं भी रात भर सोई नहीं हूँ। सारी रात अम्मी की और आपकी याद आती रही है। बस बेटा, इसलिए भी तुम्हारी माँ मुझसे ख्वाब में मिलने आई और तुम्हारा कहने लगी कि मेरी बेटी की खैरियत दरियाफ्त करो। क्या वाकई अबू, माँ को हमारे हालात का पता है कि हम क्या कर रहे हैं? जी बेटा, माँ बाप को अपनी औलाद की बड़ी फिक्र होती है, वो हर हाल में अपनी औलाद के साथ होते हैं, वो कभी अपनी औलाद को तन्हा नहीं छोड़ते। अबू, आप परेशान मत हो, अल्लाह करेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह मेरा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा, मैं बातों बातों में भूल गया कि तुम्हारा शोहर तो ठीक है ना? उसका काम वाम कैसा चल रहा है? जी अबू जी, उनका काम तो ठीक चल रहा है, बस वो भी इन्हीं हालात की वजह से कुछ परेशान रहते हैं। चलो बेटी, अपने शोहर का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। जी ठीक है अबू, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? हाँ बोलो, किस लिए फोन किया है? भाई आज मेरी अबू से बात हुई थी, वो बहुत परेशान थे। तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे बाप के लिए? वो सिर्फ मेरे ही नहीं, आपके भी बाप हैं। उस शख्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ मेरी माँ का कातिल है। भाई आपको कुछ गलत फहमी हो रही है, वो आपकी ही नहीं मेरी भी माँ थी, और अब्बू ने इसे क्यों कत्ल करना है? यही बात तुम लोगों को समझ नहीं आ रही, वरना तुम उस शख्स की हिमायत न करती जिसने मेरी माँ को कत्ल किया है। अक्ल आप इस्तेमाल नहीं कर रहे और अब आप यासिर भाई की दुकान के पीछे पड़ गए। झूठ बोल रहा है वो। झूठ आप बोल रहे हैं। मुझे डर है कि छोटी सी दुकान के लालच में आप अपना नुकसान न कर लें। पहले ही हमारा घर तबाह हो चुका है। तुम मुझे ये मत समझाओ कि मेरा नुकसान और फायदा किस चीज में है। और दूसरी बात, जिस शख्स ने हमारे घर को तबाह किया है तुम उसकी तरफदारी करेंगे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे? अब्बू ने अम्मी का कत्ल नहीं किया। तो फिर किसने कत्ल किया है? उस शख्स के अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था। भाई तुम बात को समझ ही नहीं रहे हो। पहले भी तुम ख्वामखा अब्बू को जेल भिजवा चुके हो। तुम्हें पता भी है कि उनके दिल पर क्या गुजरी है और अम्मी क्या सोचती होंगी हमें देखकर। मेरी माँ सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि कब मैं उसके कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा, और ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। तो फिर आप भी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं भी अपने बाप के साथ खड़ी हूं। देखो अफजा, बेहतर यही है कि तुम मेरे बीच
पे मत आओ, वरना मैं लिहाज नहीं करूंगा कि मेरे सामने कौन है। मेरी माँ तो दुनिया से जा चुकी है। अब मैं किसी भी सूरत में अपने बाप और भाई को खोना नहीं चाहती। खुदा हाफिज। पता नहीं अब ये क्या कर देगा। या अल्लाह, तू ही हमें बचा ले किसी नए हादसे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आ गए? जी मैं बिल्कुल आ गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बेटे यासिर ने अपनी दुकान कर ली है। चलें, अल्लाह का शुक्र है, मेरा एक बेटा तो काम पे लग गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर दुआ किया करो कि तुम्हारे दोनों बेटे भी अपने पांव पर खड़े हो जाएं। आप यकीन करें, इंशाल्लाह ताला वो भी दोनों लग जाएंगे। अल्लाह की जात पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा जमीला बेगम, वो हफ्सा बेटी नजर नहीं आ रही, किधर है? इधर ही थी हफ्सा बेटी। हफ्सा आ गई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा कैसा है? ठीक हो अब्बू? अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन। जमीला बेगम, अल्लाह हमारी बेटी जैसी बेटी हर किसी को दे। ना तो हमारी बेटी ने कभी हमसे कोई जिद की है और ना ही अपने भाइयों से कभी कोई फरमाइश की है। बहुत सब्र और शुक्र करने वाली है हमारी बेटी। आप देखिएगा, अल्लाह ने इसे बहुत ज्यादा देना है। इंशाअल्लाह ताला। कुछ दिनों तक हमारी बेटी अपने घर चली जाएगी तो हमारा ये आंगन सूना हो जाएगा। जमीला, तुम्हें याद है बचपन में हिफ्जा अपने भाइयों से नाराज हो जाती थी और अब तो ये अपने भाइयों के सामने बोलती भी नहीं। ऐसा ही अपने सारे भाइयों की बहुत कदर करती है मेरी बेटी। हफ्जा बेटी, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, मुश्किल हालात भी आएंगे, मगर तुम्हें सब्र और हिम्मत से काम लेना है, घबराना नहीं, अपने शोहर की खूब खिदमत करनी है। अगर वो कुछ कहे ना तो आपने हमें बताना है। अब्बू जी, एक बात कहूँ? जी बेटा बोलो। मुझे आपको और अपने भाइयों को देखकर बहुत फख्र महसूस होता है कि मेरी हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। कोई मुझे कुछ कहकर तो दिखाए। कोई कुछ कह सकता है मेरी बेटी को? हाँ बिल्कुल, अल्लाह पाक हमारे घर को नजरे बद से बचाए। आमीन। चलो बेटी, अपने भाइयों के लिए खाना तैयार करो। वो दोनों आवारागर्दी करके आते ही होंगे। एक तुम्हारा भाई यासिर ही तो है जो काम करता है, बाकी ये दोनों तो सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हैं, दोस्तों की बैठक में बैठे रहते हैं। जनाब, आप अल्लाह से दुआ किया करें, इंशाल्लाह वो भी दोनों कहीं ना कहीं लग ही जाएंगे। इंशाल्लाह। जाओ बेटी। कहाँ थे सारी रात तुम? वो एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी, उसके लिए अस्पताल गया था। कौन सा दोस्त? हसन, सात वाली गली में रहता है। तो घर किसने बताना था? शर्म करो कुछ। आए रोज तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त हॉस्पिटल में दाखिल रहता है। घर में जवान बहन है और अपनी हरकतें देखो। मैं जो भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं। आपको तो हमेशा मुझ पर ही शक रहता है। शक? यानी तुम सच्चे और मैं तुम पर शक कर रहा हूं। यासिर, यासिर। जी अब्बू। हाशिर भाई कल कहां थे? अब्बू, हाशिर भाई को ढूंढते हुए कल रात जब मैं मलिक साहब के डेरे पर गया तो भाई हाशिर उधर बैठकर ताश खेल रहे थे। ये बात तुमने मुझे रात क्यों नहीं बताई? अब्बू, मैं आया था, अब सो चुके थे। शर्म करो कुछ, अपनी हरकतें देखो। ऐसे करती है औलाद। आपको तो इसकी हर बात पे यकीन आ जाता है। इसको तो आपने दुकान भी लेकर दी और मैं। हाँ, मैंने इसको दुकान लेकर दी,
सिर्फ इसलिए कि मुझे पता है कि ये दुकान को संभाल लेगा, उजाड़ेगा नहीं। तुम भी कोई हुनर सीखो, कोई कारोबार सीखो, मैं तुम्हें भी दुकान करवा दूंगा। मुझे तो लगता है कि यही आपका बेटा है। मैं नहीं। अब क्या बिगड़ गया? तुम्हारा बेटा बिगड़ा जा रहा है, समझाओ इसे कुछ। आप तो हर वक्त हाशिर के पीछे पड़े रहते हैं। चलो बेटा, आओ मैं तुम्हें खाना दूं। बशीर का हंसता बसता घर गलतफहमी की आग की लपेट में आ चुका था। ये आपने देखा, मगर अभी तक जमीला के कत्ल की वजह और कातिल का कुछ भी पता नहीं लग सका। क्या बशीर ने ही अपनी बीवी जमीला का कत्ल किया या फिर हाशिर और अदनान ही कोई घिनौना खेल खेल रहे थे जिससे बशीर भी उनके रास्ते से निकल जाए और जो थोड़ी बहुत जायदाद है वो भी हाशिर और अदनान के हिस्से आ जाए। क्या हफ्सा अपने भाइयों और बाप के दरमियान सुलह करवा पाएगी? क्या यासिर अपने भाई हाशिर और अदनान की हरकतों से तंग आकर कुछ करने वाला था? क्या बशीर हालात से मजबूर होकर कोई कदम उठाने वाला है? ये सब आप भी जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि हाशिर और अदनान ने कैसे अपने बाप बशीर और भाई यासिर की ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। अब आगे क्या होने वाला है? क्या हाशिर और अदनान अपनी मां के कातिल का इंतकाम लेने वाले थे या फिर उनकी बहन हफ्सा उनके दरमियान सुलह करवाने में कामयाब हो पाएगी? आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मेरी बहन मुझे बताए बगैर आ गई। बस भाई, मेरा दिल नहीं लग रहा था, सोचा आपसे मिला हूं। अच्छा किया तुम आ गई, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही सोच रहा था कि शादी से पहले तुम कैसे नाराज हुआ करती थी। अम्मी के जाने के बाद घर में वो रौनक ही नहीं रही, बस एक अब्बू ही हैं। खुदा करे उनका साया हमारे सर पे सलामत रहे। अल्लाह करे, मगर हाशिर और अदनान को कौन समझाएगा कि अम्मी का कत्ल अब्बू ने नहीं किया? ये बात तो बहुत परेशानी वाली है। मुझे खुद यही बात सताई जा रही थी, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया। वो मेरी दुकान पर आए थे, पता है मुझे धमकी देकर गए हैं। अल्लाह करे हमारा घर फिर से हरा भरा हो जाए। आमीन। कब आई मेरी बेटी? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी? अच्छा हुआ तुम आ गई। ऐसे मैं सोच ही रहा था कि कॉल करके तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलवा लूं। अब्बू, ये हाशिर और अदनान को कैसे समझाएं? बेटा अब वो समझने वाले नहीं हैं, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर भी अब्बू, मैं चाह रही थी कि एक बार उनके साथ बैठकर बात कर ली जाए। हिफ्जा रहने दो, तुम्हें उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई फिर से इकट्ठे होकर रहें। तुम्हें तो पता है बेटी, उसने अपनी माँ के कत्ल का झूठा मुकदमा मुझ पर दर्ज करवाया। एक बाप के लिए इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी कि उसकी औलाद ही अपने बाप को कोर्ट कचहरियों में धकेले। मैं जानती हूँ अब्बू, आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, मगर है तो वो आप ही की औलाद ना। एक बार बात करने में क्या हर्ज है? अब्बू, हिफ्जा इतनी जिद कर रही है तो एक बार इसकी बात सुन ही लेते हैं। बच्चों, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं तुम्हारी माँ के जाने के बाद टूट चुका हूँ। भाई आप क्या कहते हैं, मैं करूँ हाशिर भाई से बात? ठीक है, जैसा तुम चाहो। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? फिर तुम ऐसा करो, हाशिर के बजाय अदनान से बात कर लो। वो ना समझ है, हाशिर को लाजमी समझा देगा वो। मैं अभी उसको फ़ोन करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मैं तुम्हारी बहन हिफ्जा बात कर रही हूँ। ओ हिफ्जा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं बस अपनी माँ के कातिल का इंजाम देखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अदनान तुम अभी छोटे हो, तुम हाशिर भाई की बातों में आ गए। अब्बू ने हमारी माँ को कत्ल नहीं किया। मैं किसी की बातों में नहीं आया, आई समझ। और हाँ, वो सिर्फ तुम्हारे ही अब्बू हैं। मेरे अम्मी और अब्बू दोनों मर चुके हैं। ऐसा नहीं सोचते। अच्छा तुम एक काम करोगे? कैसा काम? तुम और हाशिर आज यहाँ अब्बू की तरफ आ सकते हो? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस शख्स की शक्ल भी देखना पसंद करूं? अदनान मैं चाहती हूँ कि हम लोगों के दरमियान गलतफहमियाँ दूर हो जाए। कोई गलतफहमी नहीं है हम में, और तुम्हें सालिस बनने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे समझाऊँ तुम भाइयों, मैं तो जीते जी मर चुकी हूँ। तुम्हारे ये जज्बात मेरे दिल से मेरी माँ के कातिल की तस्वीर को धुंधला नहीं कर सकते, आई समझ। एक बार तुम और आशिर यहाँ आ जाओ प्लीज, वरना तुम दोनों मेरा मरी हुई का मुंह देखोगे। क्या हुआ? क्यों रो? क्या हुआ? कुछ नहीं, चल मैं हूं ना। हाशिर भाई को फ़ोन कर। अस्सलाम वालेकुम हाशिर भाई। रहने देना था बेटी। तुमने अदनान को कॉल क्यों की? मुझे पता है कि वो अपनी हद पार कर चुके हैं। अब उनकी वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं। काश कि हमारी माँ के असल कातिलों का पता चल जाता और आज हम सब एक साथ बैठे होते, हमारे दरमियान ये गलत फहमियां ना होती। काश कि उनका कत्ल ही ना किया गया होता। माँ के बगैर एक एक लम्हा जहन्नुम में सांस लेने से कम नहीं। हाँ बे हिफ्जा, बताओ क्यों बुलाया हमें यहाँ? हिफ्जा, हम सिर्फ तुम्हारी लाश रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। वैसे हमें अपनी माँ के कातिल के सामने बैठने का कोई शौक नहीं है। भाई प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। अब्बू ने अम्मी को नहीं मारा। देखो हिफ्जा, तुम ये बात दोबारा न करना। वैसे भी हम कोई और बात करने के लिए आए हैं। क्या बात करने आए हो तुम दोनों? यही कि अपने बाप से कहो कि वो दुकान जिसमें उसने तुम्हें बिठाया है वो चुपचाप मेरे नाम कर दे। हाँ, क्योंकि वो दुकान हमारी माँ ने अपने जेवर बेच के इस यासिर को लेके दी थी। इस पे तो सिर्फ हमारा ही हक है ना। वाह क्या बात। मैं समझी थी कि मेरे भाई एक दूसरे को समझते हैं और तुम दोनों यहाँ सुलह करने के लिए आए, मगर तुम दोनों तो अपने ही लालच को आए हो। अफजा, इन दोनों को बोलो यहाँ से चुपचाप चले जाए। ये ना हो कि यहाँ पे कुछ गलत हो जाए। एक बात तू भी कान खोल के सुन ले, वो दुकान तो मैं लेके ही रहूंगा।
घर में चोर घुसा है। कहाँ है? वो देख, उधर। कौन? क्या कर रहे हो? छोड़। आपने मारा मेरी माँ को। नहीं बेटा, वो चोर घुस आया था और वो ये यहाँ छोड़ गया है। तो ये खंजर आपके हाथ में क्या कर रहा है? बेटा वो चोर छोड़ गया था। झूठी कहानी मत बनाइए। अम्मी, अम्मी, अम्मी। प्रधान, इस शख्स ने मेरी माँ को मार दिया। क्यों मारा मेरी माँ को? अम्मी उठे, अम्मी उठे, अम्मी। हाशिर और अदनान की मां को उनके बाप बशीर ने नहीं बल्कि एक डाकू ने कत्ल किया था और मौके से फरार होने में कामयाब भी हो गया। मगर हाशिर और अदनान को अभी भी यही लग रहा था कि कातिल उनका बाप बशीर है और यासिर के पास जो दुकान है उन पर भी हाशिर और अदनान अपना हक समझते थे। हफ्सा ने बाप और भाइयों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश तो की मगर वो भी नाकाम रही। यासिर और हफ्सा अपने भाई हाशिर और अदनान को समझा कर थक गए थे। अब क्या यासिर कोई ऐसा कदम उठाने वाला था जिससे बशीर के दुख में मजीद इजाफा होने वाला है? जायदाद का लालच हाशिर और अदनान को किस हद तक ले जाएगा, आप देख पाएंगे एक ब्रेक के बाद। लगता है हमारा बाप मर चुका है। मर गया बेचारा। अब रखे हमारी माँ के जेवरों से बेची हुई दुकान। अब इसे ठिकाने कैसे लगाएं? इसे उठाकर बाहर ले जाते हैं। और सुनो, ध्यान से, सारा मोहल्ला सो रहा है। हिफ्जा, जी भाई। अब वो अपने कमरे में नहीं है। वो तुम्हें बता कर गए कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मुझे तो बताकर नहीं गए और जब भी जाते हैं मुझे बताकर ही जाते हैं। अब बताए बगैर वो कहाँ चले गए? तुम परेशान ना हो, मैं भाई ढूंढ कर आता हूँ। अब्बू आके कौन है? अब्बू इसने अब्बू
क्या देख रहे हो? अपने बाप की लाश? ये वही है ना जिसने मेरी माँ को कत्ल किया था? नहीं नहीं, अब्बू ने अम्मी का कत्ल नहीं किया था। लेकिन उस दिन इसके हाथ में मैंने हंजर देखा था। वो उनके हाथ में गलती से आ गया था। गलती से? अच्छा, फिर हमने भी गलती से तुम्हारे बाप को कत्ल करके इसका सर और जिस्म अलग कर दिए। तुम दोनों को गलत फहमी हुई है। खरे क्यों? मार दो इसे, खत्म कर दो। तुम वही हो ना जिसने अपने बाप के खिलाफ झूठा मुकदमा करवाया था? इंस्पेक्टर साहब, आप उस मुकदमे को झूठा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उस मुकदमे की फाइल कल खुद क्लोज करवाई है। क्लोज मतलब? जिस शख्स ने तुम्हारी माँ का कत्ल किया था उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने इतराफ़े जुर्म भी किया है। क्या मतलब? मेरा बाप मेरी माँ का कातिल नहीं है? नहीं, बल्कि उन्होंने उस डाकू के खिलाफ दरख्वास्त दायर करवाई थी। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया हमसे? इंस्पेक्टर साहब, ले जाए इन दोनों को, इनका भी वही हशर करे जो इन्होंने मेरे बाप का किया। ऐसा ही लेके चलो इन्हें पता चले कि बाप की कदर कैसे की जाती है। नाज़रीन, गलतफहमी ने दुनिया में कई घर तबाह किए हैं, हजारों दिलों में रंजिशें पैदा की हैं। शैतान सबसे पहले दिलों में वसवसे पैदा करता है। वसवसा गलतफहमी में तब्दील होता है और गलतफहमी के बायस हम अपनों से दूर हो जाते हैं। इसी गलतफहमी ने बशीर के घर को उजाड़ कर रख दिया। बशीर की बीवी को एक डाकू ने कत्ल कर दिया। बशीर अपने ही बेटों अदनान और हाशिर के हाथों बेदर्दी से मौत के मुंह में चला गया। हाशिर और अदनान उम्र कैद या फांसी के मुंतज़िर हैं। ऐसी कहानियों को आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ एक है कि हम ऐसे लोगों और जुराइम से सबक सीखें और एक अच्छे मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा कर सकें। आप भी अपनों को वक्त दें। अगर कोई गलतफहमी हो जाए तो कोशिश करें कि उस गलतफहमी को दूर करें ताकि गलतफहमी की आग से कोई शख्स या घर तबाह ना हो जाए। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुराइम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहें। मिलेंगे एक और तल्ख हकीकत के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।